यस। तो जो बोर्स एटॉमिक मॉडल की अगर हम बात करेंगे, तो ये बोर्स एटॉमिक मॉडल आपका बेस्ड रहता है टू डिफरेंट प्रिंसिपल्स पे। फर्स्ट होता है आपका डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड सेकंड इज स्पेक्ट्रल रिजल्ट। ठीक है। जो डुअल नेचर ऑफ लाइट है, इसको बच्चों हमने क्लास में एक्सप्लेन किया था। ठीक है। डुअल नेचर ऑफ को जो लाइट है उस पर अपन ने डिफाइन किया था कि बच्चों जो स्पेसिफिक वेव्स यहाँ पे लेते हैं वो अपन ईएम वेव्स लेते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जिस तरीके से अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सको, तो बच्चों ये जो रेड कलर से अगर ये आपको वेव्स दिखाई जा रही है, सपोज दीज आर दी मैग्नेटिक वेव्स। ठीक है। और ये जो आपको ब्लू कलर से दिखाया जा रहा है, दीज आर द इलेक्ट्रिक वेव्स। तो इसमें बेसिक प्रिंसिपल यही रहता है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक वेव्स हैं, ठीक है, या जो बच्चों आपकी मैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है उसके भी परपेंडिकुलर आपको देखने को मिलेगी। मतलब जो भी इनका डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेंगे, तो उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कौन सा होगा आपका इलेक्ट्रिक वेव। और मैग्नेटिक वेव भी इसके परपेंडिकुलर होगी। बट मैग्नेटिक वेव्स बच्चों जो परपेंडिकुलर होगी, उसको ध्यान रखने की जरूरत ये होती है कि वो प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर है, और एज वेल एज जो इलेक्ट्रिक वेव है उसकी भी परपेंडिकुलर आपको ही मिलती है। तो दोनों वेव्स आपस में भी परपेंडिकुलर होती हैं, जो डायरेक्शन है उसकी भी आपके परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट की जाती है। इसमें एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है, जो इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू बोर, अगर बच्चों बोर के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स मूव इन दी फिक्स्ड ऑर्बिट। फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते हैं जहां पे इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, तो एंगुलर मोमेंटम बच्चों होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच डिवाइड बाई 2 पाई। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सही से एक्सप्लेन करूं, तो जैसे सपोज यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये n इक्वल टू फर्स्ट सेल है या ऑर्बिट, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 एंड दिस n इक्वल टू 4। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक पॉइंट है कि ये जो आपका n इक्वल टू 1 है, इसकी अपन बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर होगा आपका h डिवाइड बाई 2 पाई। n इक्वल टू 2 की बात करेंगे तो इसका आंसर होगा आपका 2h डिवाइड बाई 2 पाई। एंड नेक्स्ट n इक्वल टू 3 की बात करते हैं तो ये होगा आपका 3h डिवाइड बाई 2 पाई। तो जो आपका यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो डिफाइन होता है, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइड बाई 2 पाई। तो बेसिक बात बनती है कि nh डिवाइड बाई 2 पाई अपन लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल या बोर्स थ्योरी, ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते हैं जिसका एंगुलर मोमेंटम आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइड बाई 2 पाई। इंटीग्रल का मतलब बच्चों स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या होगा, 1 2 3 4 5। इसको कभी अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि किसी भी एक ऑर्बिट को आपने डिफाइन कर लिया कि उस ऑर्बिट की वैल्यू 1.2 h डिवाइड बाई 2 पाई, इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज n की वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है। ये क्वेश्चन आता है, n की वैल्यू फ्रैक्शनल आप नहीं कर सकते हो। एन की वैल्यू बच्चों क्या होगी, 1 2 3 4 5, इस तरीके से एक कंप्लीट नंबर होगा, फ्रैक्शनल नंबर आपको देखने को नहीं मिले। क्लियर हो गया। तो यहां से मैं इसका रिजल्ट लिख सकता हूँ कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम लाइक एमबीआर इक्वल टू एन एच डिवाइड बाई 2 पाई, है ना। इस रिलेशन को आपको ध्यान रखना है। तो एमबीआर इक्वल टू एन एच डिवाइड बाई 2 पाई। अब दूसरा पॉइंट बच्चों ये है कि अगर एक सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसका मोमेंटम क्या होगा, तो मोमेंटम भी निकालते हैं। तो P इक्वल टू एम इंटू बी होता है। अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो बच्चों मास, मास को अपन आई से रिप्लेस कर सकते हैं, और जो आपकी वेलोसिटी है उसको अपन ओमेगा से रिप्रेजेंट आपको रिप्लेस कर सकते हैं। और आई यहाँ से क्या होगा, तो आई आपका हो जाएगा वो एम इंटू आर स्क्वायर, बिकॉज सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। और ओमेगा क्या हो जाएगा, बी डिवाइड बाई आर। तो एम आर स्क्वायर इंटू बी बाई आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा एम आर स्क्वायर इंटू बी बाई आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से मिल जाएगा एम बी आर। तो ये आप ये जो फॉर्मूला निकल के आता है कि एम बी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, तो ये कैसे निकल के आता है वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ठीक है। ये एम बी आर, तो एम बी आर इज एन एच डिवाइड बाई 2 पाई इंटीग्रल। तो दिस इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। हम बेसिक बात कर रहे हैं कि एंगुलर, अब जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करेगा तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच डिवाइड बाई 2 पाई। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब स्मॉल एन। बाकी बच्चों वैल्यू क्या आती है मोमेंटम की, तो एम बी आर। ये एम बी आर कहाँ से निकल के आता है, इस तरीके से।
फॉर्मूला क्लियर हुआ सभी को? यस, सेकेंड पॉइंट को हम लोग देखेंगे। सेकेंड पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं बच्चों बोर्स मॉडल के अंदर। तो सेकेंड पॉइंट में आता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन बच्चों मूव कर रहा होता है सर्कुलर पाथ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव इन सर्कुलर पाथ, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों वर्क करता है, ठीक है। और किसके बीच में? तो यहाँ से न्यूक्लियस होगा, ये सपोज मान लेते हैं कि बच्चों यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। क्लियर है? अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस करने के लिए बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ वर्क करता है। बिल्कुल। तो अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये दोनों आपस में कैसे होते हैं? बैलेंस्ड होते हैं। मतलब एक बेसिक अगर मैं स्टेटमेंट दूं तो है इलेक्ट्रॉन्स मूव इन सर्कुलर पाथ, देन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, या जो न्यूक्लियस बोल सकते हैं, ठीक है। उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है, वो भी आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफाइन करता है। और इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए बाहर की तरफ बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो बाहर की तरफ एक फोर्स बैलेंस, इस इनर फोर्स को बैलेंस करता है जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पे क्या होता है, मूव करता रहता है, ठीक है ना। ये बेसिक बात है। तो ये जो फोर्स है वो आपस में कैसे रहते हैं, आपके बैलेंस रहते हैं। यस। तो बाकी इसका रिजल्ट क्या होता है? तो रिजल्ट की बात करते हैं तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो F इज इक्वल टू आता है कि Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और बाहर का जो फोर्स है, ठीक है, उसकी बात करेंगे तो वो आपको मिलता है MB² डिवाइड बाई आर। इन दोनों फोर्स को अगर हम बैलेंस करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दोनों फोर्स आपको मिलते हैं। ये फोर्स एक्शनल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे वर्क करेगा, और बाकी आपका ये फोर्स कहाँ पे वर्क करेगा? न्यूक्लियस एंड इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। हम इन दोनों को बैलेंस करते हैं तो यहाँ से अपन ये नया रिजल्ट निकालते हैं कि MB² इक्वल टू K इंटू ZE² डिवाइड बाई आर, ठीक है। इस तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। ओके, ये पॉइंट क्लियर हुआ? इसके अंदर अब हम बात करेंगे कुछ अनदर इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले आपको है हम उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है कि जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है किसके लिए वर्क करता है? तो बच्चों ये वर्क करता है सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक, ऐसी स्पीसीज जिसके पास बच्चों सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, उनके लिए ये वर्क करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि यहाँ पे सपोज इस तरीके से ये n इक्वल टू फर्स्ट है, नेक्स्ट है आपका यहाँ से ये n इक्वल टू 2 है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ये n इक्वल टू 3 है, नेक्स्ट n इक्वल टू 4 है। ये डिफरेंट सेल्स हैं या फिर आपके ऑर्बिट हैं। अब बात करते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स बच्चों n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 की तरफ ट्रेवल कर रहा है, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 की तरफ ट्रेवल कर रहा है, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 4 की तरफ ट्रेवल कर रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कितने फोटॉन्स यहाँ पे यूज होने वाले हैं। एक बात को और मैं समझाता हूँ, आपको ध्यान देना। इलेक्ट्रॉन्स, देखो ये आपका लोअर एनर्जी स्टेट है, लोअर एनर्जी स्टेट है ना, बाकी ये सब क्या आपके हाई एनर्जी स्टेट। तो लोअर एनर्जी स्टेट से या लोअर एनर्जी सेल से हाई एनर्जी सेल में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का बच्चों जो भी मूवमेंट होगा वो डेफिनेटली यहाँ पे एनर्जी को एक्सेप्ट करके होगा, कि एक्सटर्नल एनर्जी इनको सप्लाई की जा रही होगी और वो एनर्जी यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, इनको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलने के बाद ग्राउंड से आपके अपर स्टेट की तरफ, हाई एनर्जी स्टेट की तरफ मूव करेंगे। तो जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, ये जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन है इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन, एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन है वो इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन होता है। दूसरी बात करते हैं कि ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी स्टेट में पहुंच चुके हैं, अब वापस से हाई एनर्जी स्टेट में, बिकॉज हाई एनर्जी स्टेट तो बच्चों अनस्टेबल होती है,
तो हाई एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन्स वापस से मूव करेंगे ग्राउंड स्टेट के अंदर। जब इलेक्ट्रॉन्स वापस से हाई एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में मूव करेंगे तो इस केस में एनर्जी को रिलीज करते हैं। ठीक है, जब एनर्जी को रिलीज करेंगे तो रिलीज भी करेंगे इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन। फोटोन की फेज में ही एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग जो भी इलेक्ट्रॉन्स बच्चे होते हैं एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हाई एनर्जी स्टेट, फिर हाई एनर्जी स्टेट से वापस रिटर्न करते हैं आपके लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर, तो किस फॉर्म में करते हैं? इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन। फोटोन की फेज में एनर्जी को रिलीज करते हैं, फोटोन की फेज में एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया? अच्छा, जब ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जाएंगे तो वहां पे एब्जॉर्प्शन होता है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन, एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब की जाती है। फिर हाई एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाएंगे तो एनर्जी बच्चों रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज होती है, अगर बच्चों वो एनर्जी रिलीज जो हो रही है, अगर उसकी जो वेवलेंथ है, अगर बच्चों उसकी वेवलेंथ आती है विजिबल रीजन के अंदर, तो बिल्कुल हम उसे देख सकते हैं। कौन सा कलर आएगा? तो प्योर। तो उस हिसाब से अपन यहाँ पे कलर को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सपोज n इक्वल टू 7 से इलेक्ट्रॉन्स बच्चों मूव कर रहा है n इक्वल टू 2 की तरफ। तो आपको बताना है कि n इक्वल टू 7 लिखा अपन ने। इस 7 का मतलब क्या है? कि 7th ऑर्बिट है या 7th सेल है। 7th सेल से या 7th ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आ रहा है n इक्वल टू 2 की तरफ। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा और कितने फोटॉन्स देखने को मिलेंगे? तो आंसर होगा सिर्फ 1 फोटोन। ठीक है, और जो इसकी एनर्जी आती है वो E इंटू एच न्यू अपन लिख सकते हैं फोटोन। और फोटोन कितना होगा? तो सिर्फ 1 फोटोन। ऐसा नहीं कि 7 से 6 में काउंट करेंगे फिर 6 से 5 में, इस तरीके से नहीं। तो कितने फोटोन्स मिलेंगे? ओनली 1 फोटोन। नेक्स्ट अपन बोलेंगे n इज इक्वल टू 5 से हम यहाँ से जा रहे हैं n इज इक्वल टू 4 में, और फिर n इज इक्वल टू 4 से गए n इज इक्वल टू 3 में इलेक्ट्रॉन्स, फिर n इज इक्वल टू 3 से जो इलेक्ट्रॉन्स गया n इज इक्वल टू 1 में। तो बताओ यहाँ पे टोटल फोटोन कितने यूज होंगे? तो पता है हाई एनर्जी स्टेट से कहाँ पे जा रहा है? लोअर एनर्जी स्टेट में। देखो n इज इक्वल टू 5 इज हाई एनर्जी स्टेट। हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी के अंदर, फिर 4 से 3 पे गया लोअर एनर्जी पे, फिर आपके 3 से 1 पे गया लोअर एनर्जी में। तो हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, मतलब एनर्जी को रिलीज कर रहा है इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन। तो कितने फोटोन्स यहाँ पे यूज किए जाएंगे? व्हाट इज आंसर? नो, 1 फोटोन नहीं, 3 फोटोन। एक फोटोन तो यहाँ पे यूज होगा, एक फोटोन यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, एक फोटोन यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो आंसर होगा 3 फोटोन्स आपके यहाँ पे यूज होंगे। समझ में आ रहा? इसी तरीके से अपन बोले कि भाई n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 से फोटोन गया, इलेक्ट्रॉन्स गया n इक्वल टू 2 की तरफ। अब ध्यान देना, तो n इक्वल टू 2 से इलेक्ट्रॉन्स बच्चों वापस से गया n इक्वल टू 1 की तरफ, n इक्वल टू 1 से इलेक्ट्रॉन्स गया n इक्वल टू 7 की तरफ। तो बताओ कितने फोटोन्स यहाँ पे यूज? हाउ मेनी फोटोन्स? तो देखो, जब 1 से 2 पे गया तो एक फोटोन यहाँ पे, फिर 2 से 1 पे आया तो फिर से एक फोटोन, 1 से 7 पे गया तो फिर से आपका 1 फोटोन। ये केस इंपॉर्टेंट था कि 7 से डायरेक्ट 1 पे गया तो सिर्फ 1 फोटोन। ठीक है, तो हर मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाएगा तो उस फोटोन को अपन इंडिविजुअली काउंट करें। तो अब ध्यान दो, 1 से 2 पे गया मतलब लोअर एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी। फिर 2 से 1 पे आया हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में, तो एनर्जी रिलीज हो गई। ठीक है, इसे बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम। फिर एन इक्वल टू 1 से 7 पे गया लोअर हाई एनर्जी स्टेट में, तो यहाँ पे होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। टोटल फोटोन्स इस प्रोसेस में कितने होंगे? तो आपके 3 फोटोन्स। और फोटोन्स की एनर्जी हमेशा डिपेंड करना है E इक्वल टू एच न्यूज। ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस, ओके। एक पॉइंट इसमें और आता है एक्साइटेड स्टेट को लेके। मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट, मैं आपको आज ना कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ सारे के सारे। ठीक है, थ्योरी कुछ इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी कॉन्सेप्ट है मैं आपसे कहता हूँ कि बच्चों यहाँ से ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3 है, यहाँ से n इक्वल टू 4 है, ये n इक्वल टू 5 है। मैं आपसे पूछता हूँ ग्राउंड स्टेट कौन सा होगा? तो पता है कि सर n इक्वल टू 1, दिस इज द ग्राउंड स्टेट। बट मैं पूछूं आपसे कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी? तो ग्राउंड स्टेट तो बच्चों क्लियर है, n इक्वल टू 1 इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। बाकी सारी के सारी स्टेट क्या होगी आपकी? हाई एनर्जी स्टेट, हाई एनर्जी स्टेट। बट उसने पूछा है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब बताओ क्या है? तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये है कि n इक्वल टू 2। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n इक्वल टू 2।
कि भाई इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली कहाँ पे अभी है, ग्राउंड स्टेट के अंदर, ऐसा हम मान सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन 1 से 2 पे गया तो पहला एक्साइटेशन, इस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है कि फर्स्ट एक्साइटेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टार्ट होता है n=1 से 2 की तरफ। तो जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स 2 पे पहुंचेगा तो n=2 इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। मैं पूछूं कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी, न्यूमेरिकल में आपको लिखा मिलता है तो आपको समझ नहीं आता कि कौन सी वैल्यू पुट करनी है, 1 लेना है कि 2 लेना है। बोला उसने सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स 1 से कहाँ पे गया है, n=3 में, तो फिर इसका आंसर कितना होगा, n=3। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n=2 नहीं है, ठीक है, n=3, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n=2। इस तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को? ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो बच्चों बोर्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग एक रेडियस की जो बच्चों वैल्यू निकल के आती है, यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस। तो हमें जो डेरिवेशन है उसका एक्सप्लेनेशन उस पर जाने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट याद रखोगे इसे, मैं आपको इजी ट्रिक बताऊंगा। r = n² h² डिवाइड बाई 4π² इंटू k z इंटू m इंटू ई स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रॉन एक्चुअली, इसका अपन कर देते हैं यहाँ पे स्क्वायर। तो एक रेडियस का ये रिलेशन आपका निकल के आता है, आपको इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्यों जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले के की बात करते हैं, तो के बच्चों कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है, ये के की वैल्यू आपके यहाँ पे यूज की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों बात करें तो एच इज फ्लक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻⁻34। इसको भी आपको याद रख सकते हो, ठीक है, बाकी ये अब पूरा फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ। पाई की वैल्यू आपको पहले से पता है कि 3.14 अपन रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। जेड बच्चों यहाँ से क्या है, जेड इज एटॉमिक नंबर, जो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए अपन यूज करेंगे। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो 9.3 बने 9.1 × 10⁻31 kg के साथ अपन यूज करते हैं। ई यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास अपन फॉलो कर सकते हैं, सॉरी चार्ज फॉलो कर सकते हैं 1.6 × 10⁻19, ठीक है, कूलॉम। तो देखो आपको पता है एच की वैल्यू कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, के कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, तो ये सारे के सारे टर्म कांस्टेंट है। अगर मैं कांस्टेंट को बच्चों सॉल्व करूं तो रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है, तो वो रिजल्ट आपका यहाँ से निकल के आएगा r = 0.529 इंटू, आप इसको लिख सकते हो मीटर के साथ, तो इंटू 10⁻⁻10 n² डिवाइड बाई जेड। एन स्क्वायर ये टर्म और जेड आपका ये इससे बचेगा, तो r = मतलब सारे कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे तो आपको ये रिजल्ट देखने को मिलता है, और ये बच्चों वैल्यू आती है रेडियस ऑफ एटम की इन मीटर, ठीक है। आप इस रिजल्ट को ध्यान रखो, 0.529 इंटू 10⁻⁻10 n² डिवाइड बाई जेड मीटर। अगर मैं इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करूं तो क्या होगा, रेडियस एंगस्ट्रॉम में हो जाएगा, 10⁻⁻10 हट जाएगा तो बचेगा 0.529 n² डिवाइड बाई जेड, ठीक है, ये आपका एंगस्ट्रॉम में आंसर मिल जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा, तो अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप कर सकते हो, r = 0.529, ठीक है, n² डिवाइड बाई जेड, एंगस्ट्रॉम में अगर फॉलो करना है, मीटर में फॉलो करना है तो ये आंसर। तो अगर बेटा कभी क्वेश्चन में कंपैरिजन करने को आ जाए तो आप कंपैरिजन कर सकते हो, रेडियस किस पे डिपेंड करती है, रेडियस डिपेंड करती है n² डिवाइड बाई जेड, n² डिवाइड बाई जेड। टू डिफरेंट, अगर यहाँ पे एटम्स के बारे में बात करेगा, उनके रेडियस की कंपैरिजन के बारे में बात करेगा, आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। r1 डिवाइड बाई r2, अगर आपको स्मॉल n जो आपकी सेल नंबर है अगर उसको सेम रखता है तो n कांस्टेंट हो जाएगा, तो z पे डिपेंड करेगा, तो r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, तो r1 डिवाइड बाई r2 इक्वल टू z2 डिवाइड बाई z1, ऐसे फॉलो कर सकते हो। या फिर वो z को बच्चों करेगा कांस्टेंट, तो आप लिख सकते हो r1 डिवाइड बाई r2 इक्वल टू n1² डिवाइड बाई n2², इस तरीके से फॉलो कर सकते हो। क्लियर है? या दोनों को बनाए वेरिएबल तो भी कंपेरिजन आप कर सकते हो। ये रिजल्ट यहाँ पे आपको क्लियर हुआ, रेडियस। अब जब रेडियस अपन ने फाइंड आउट कर लिया तो r इक्वल टू यहाँ से आया 0.529 n² डिवाइड बाई जेड एंगस्ट्रॉम में। तो रेडियस के निकलने, बिकॉज बोर्स मॉडल पे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, एवरी ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेगा, इसलिए इसके रिजल्ट की बात अपन ज्यादा करेंगे। तो अब यहाँ से निकाल सकते हो आप डायमीटर,
इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू आर, तो 2 इंटू 0.529 एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड। ठीक है, ये आपका डायमीटर रिप्रेजेंट होगा। इसी तरीके से बच्चों सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस के बारे में बात कर सकते हैं। तो सरकमफ्रेंस बच्चों क्या होगा, 2 पाई आर, बस 2 पाई का मल्टीप्लाई कर देना इस आर के साथ, तो सरकमफ्रेंस निकाल सकते हो, डायमीटर निकाल सकते हो रेडियस से। इस रिलेशन को आप रिलेट करके रखो, फिर यहाँ से आप एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो एरिया क्या होगा आपका, पाई आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू यहाँ पे लगा दो, उसका स्क्वायर कर देना, तो यहाँ से एरिया भी पता चलेगा। तो एरिया का बच्चों रिलेशन क्या आता है, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा एन की पावर कितना 4 डिवाइड बाई जेड स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया डिपेंड करता है एन की पावर 4 डिवाइड बाई जेड स्क्वायर। अगर कंपेरिजन करने को आएगा आप कर सकते हो, बाकी रेडियस यहाँ पे सरकमफ्रेंस में कोई चेंज नहीं होगा। 2 पाई इंटू आर, आर की वैल्यू रखेंगे अपन, तो सरकमफ्रेंस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड। ठीक है, डायमीटर भी आपका एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड। यस, क्लियर हुआ यहाँ पे कॉन्सेप्ट। रेडियस को लेके अपन अगर क्वेश्चंस करेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि अगर बच्चों क्वेश्चन आता है वेलोसिटी को लेके, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वेलोसिटी को लेके अगर क्वेश्चन आता है कि nth अगर आपका जो बोर्थ ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एक्चुअली में कितनी होगी। तो वेलोसिटी अगर फाइंड आउट करना है तो वेलोसिटी का बच्चों रिजल्ट में लिखता हूँ सीधा। अब याद रखो वेलोसिटी आपका निकल के आता है 2 पाई ई जेड इंटू ई स्क्वायर डिवाइड बाई एन इंटू एच। तो इसको भी अगर आप याद नहीं रख सकते तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा नहीं, बिकॉज कांस्टेंट है बच्चों। 2 पाई कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है। ठीक है ना, अगर मैं इन सारी की वैल्यू रखता हूँ जो कि मैंने आपको बताई थी, तो बच्चों वेलोसिटी निकल के आती है 2.18 इंटू 10⁶ जेड डिवाइड बाई एन, और ये आता है मीटर पर सेकेंड के साथ। ठीक है, तो ये वेलोसिटी आपको ध्यान रखनी है कि मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी कितनी आएगी। कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर बच्चों nth ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 2.18 इंटू 10⁶ जेड डिवाइड बाई एन मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से जो वेलोसिटी का रिलेशन निकल के आया है कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड डिवाइड बाई एन। ठीक है, जेड डिवाइड बाई एन, एक रिजल्ट। अगर वेलोसिटी बच्चों आ चुकी है तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टी इज इक्वल टू, की अगर बात करेंगे तो 2 पाई आर सरकमफ्रेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी। तो यहाँ से आपका टी हो जाएगा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का रिलेशन निकला था, यहाँ से वेलोसिटी का रिलेशन आपको मिल रहा है। तो आपका ऊपर आर का रिलेशन क्या था, एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड, वेलोसिटी कितनी आई, जेड डिवाइड बाई एन। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टाइम पीरियड बच्चों मिल जाएगा एन क्यूब डिवाइड बाई जेड स्क्वायर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो टाइम पीरियड का रिजल्ट मिलता है, डिपेंडेंसी क्या होगी बच्चों, सेल नंबर ऑफ सेल्स और आपका एटॉमिक नंबर के साथ, तो एन क्यूब डिवाइड बाई जेड स्क्वायर। यहाँ से इसकी अपन फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी बच्चों क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। ठीक है, यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज हमने टाइम पीरियड बच्चों ये निकाला है, टाइम पीरियड निकाला है तो इसका उल्टा कर देंगे अपन तो फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन क्यूब। तो ये फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हो। क्लियर, यहाँ पे रेडियस क्लियर हो गया, सरकमफ्रेंस क्लियर, एरिया क्लियर, टाइम पीरियड क्लियर एंड फ्रीक्वेंसी क्लियर। रिलेशन कैसे देखने को मिलते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसके ऊपर बिल्कुल आता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एनर्जी पैरामीटर्स पे। नेक्स्ट पॉइंट इज एनर्जी। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अगर हम कोई भी इलेक्ट्रॉन है अगर बच्चों nth ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है तो उसके पास एनर्जी कितनी होगी। तो इस एनर्जी को अपन 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। मैं डेरिवेशन पे बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, डेरिवेशन आपको पता अगर है पहले से मैंने कराई भी है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो इतने ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है। अभी सिर्फ आपको रिजल्ट पता होनी चाहिए आपके दिमाग में। तो यहाँ से 3 एनर्जी की बात करते हैं कि टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इन तीनों के रिलेशन की अपन बात करते हैं। समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नाउ क्वेश्चन इज कि व्हाट इज टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो बच्चों निकल के आती है मैं उसका रिजल्ट लिखता हूँ, दिस इज माइनस के इंटू जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू आर। दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बच्चों nth ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है। पोटेंशियल टोटल एनर्जी बच्चों नेगेटिव में रिप्रेजेंट होती है। पोटेंशियल एनर्जी ये भी नेगेटिव में आती है, माइनस में के इंटू जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल आर, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी की अगर बच्चों बात करें तो ये प्लस में होती है।
तो प्लस में 1/2 k इंटू ZE² डिवाइड बाई R, ये आपकी होती है काइनेटिक एनर्जी। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन बच्चे nth ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है, उसके पास ये 3 डिफरेंट एनर्जीज होती हैं। टोटल एनर्जी का रिजल्ट ये आता है, पोटेंशियल एनर्जी ये, और यही बच्चों क्वेश्चंस में आता है, इनके रेशियो आते हैं, इन पे रिजल्ट आते हैं, इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है? टोटल एनर्जी क्लियर, नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी आपकी पॉजिटिव होती है 1/2 k इंटू ZE² डिवाइड बाई R। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बच्चों अगर यहाँ पे आप ध्यान दो कि टोटल एनर्जी का जो रिजल्ट आ रहा है, तो टोटल एनर्जी रेडियस के बच्चों कैसा है, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसकी बात करते हैं। तो टोटल एनर्जी आप देखो तो माइनस के साथ मिल रही है, ठीक है, रेडियस का। तो टोटल एनर्जी इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -1 डिवाइड बाई R। हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। टोटल एनर्जी क्या है, माइनस में आपको रिप्रेजेंट हो रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं रेडियस की वैल्यू बच्चों इंक्रीज करूंगा, इफ वी इंक्रीज वैल्यू ऑफ रेडियस, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, हम इसको ऊपर लेके जा सकते हैं अभी। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, यस, टोटल एनर्जी में रेडियस की वैल्यू अगर बच्चों ने सिर्फ आर की वैल्यू, मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब ये कि न्यूक्लियस है 1 2 3 4, आर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, रेडियस आपका बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, टोटल एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज। सेकेंड बात करते हैं अपन पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट क्या आएगा कि अगर पोटेंशियल एनर्जी केस में अगर रेडियस की वैल्यू इंक्रीज करेगी, पोटेंशियल एनर्जी केस में अगर रेडियस की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी बच्चों क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बट इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी बात करेंगे, अगर रेडियस की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी। ठीक है, अभी किसी बच्चे ने यहाँ पे टेक्स्ट किया था कि सर काइनेटिक जो टोटल एनर्जी है अगर वो इंक्रीज होगी तो रेडियस अगर बढ़ेगी टोटल एनर्जी डिक्रीज होगी, ऐसा नहीं है। आप ध्यान दो, काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या है, रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस के साथ, ऐसा है ना कि काइनेटिक एनर्जी ऐसा 1/r, अगर r की वैल्यू इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, हमने वही रिजल्ट लिखा है। लेकिन नेगेटिव बच्चों दिख रहा है ना, इन दोनों में नेगेटिव दिख रहा है, इसे नेगेटिव के साथ क्या होगा, अगर ये वैल्यू इंक्रीज होगी, मैंने बोला ना आर को ऊपर ले जा सकते हो तो माइनस माइनस प्लस, तो बेसिक पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर रेडियस बढ़ेगी पोटेंशियल में, भाई रेडियस की वैल्यू बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करती है। रेडियस अगर इंक्रीज होती है तो टोटल एनर्जी भी इंक्रीज होती है। कौन कौन सी एनर्जी बढ़ती है, रेडियस बढ़ने के साथ, डिस्टेंस बढ़ने के साथ, आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे तो पोटेंशियल भी बढ़ेगी और टोटल एनर्जी भी बढ़ती है, बट काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। ये बात समझ में आ रही है? तभी इंफिनिटी पे टोटल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। जितना दूर आप एटम के न्यूक्लियस से होगे, आपकी जो टोटल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। क्लियर हो गया सभी को? यस। और इसके फॉर्मूले बच्चों कैसे आते हैं, अगर आपको टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन किसी को, टोटल एनर्जी अगर फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला आता है बेसिक -13.6, ये सभी को पता होगा, 13.6 Z² डिवाइड बाई n², ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए आपके फिंगर टिप पे। ठीक है, -13.6 Z² डिवाइड बाई n², ये आपको याद होना चाहिए। और ये बच्चों यूनिट किस में आता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के साथ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। तो जो भी आपको एनर्जी निकालनी है आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, और एक बच्चों रिलेशन भी अगर टोटल एनर्जी, पोटेंशियल और काइनेटिक में रिलेशन क्या आएगा, तो यहाँ से रिलेशन आता है तीनों का कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस में काइनेटिक एनर्जी। तो ये रिलेशन भी प्लीज आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई 2 और बाकी माइनस में काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में थी ना, वो माइनस में हो जाएगी, बाकी दोनों प्लस में हो जाएंगे। और पोटेंशियल एनर्जी बच्चों डिवाइड बाई 2 नहीं था तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। याद रखने का तरीका ये है। ठीक है, तो इस रिलेशन को भी आपको ध्यान रखना। यस, रिजल्ट क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें सेपरेशन एनर्जी क्या होती है। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और फ्री के मार्क्स आपको मिलेंगे अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो सेपरेशन एनर्जी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को बच्चों सेपरेट करना, और कहाँ से सेपरेट करना, और वैसे भी सेपरेशन एनर्जी में आप एनर्जी को देते हो, आप एनर्जी को सप्लाई करते हो। ठीक है,
आप एनर्जी को सप्लाई करते हो, किसी भी एटम को एनर्जी को सप्लाई करना। इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ से निकालना? फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट से बच्चों बाहर निकलना, ग्राउंड स्टेट से नहीं, एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है। जैसे ये न्यूक्लियस है, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4 and this is n is equal to infinity। तो बेसिक बात है कि आपको इलेक्ट्रॉन्स n is equal to 1 से बाहर नहीं निकालना है, बिकॉज 1 इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। तो सेपरेशन एनर्जी बच्चों क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट। सॉरी, हम बात करें सेपरेशन। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी? तो ग्राउंड स्टेट तो ये आपको मिलेगी, इसको छोड़ दो आप। तो n इज इक्वल टू 2 जो है, इट इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन्स को यहां से बाहर निकालना है, इस एक्साइटेड स्टेट से बाहर निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन्स को यहां से बाहर निकालो। और ये बात समझ में आ रही है? यहां से इधर शिफ्ट करो, इधर शिफ्ट करो, इधर शिफ्ट करो। तो बेसिक बात क्या है कि आपको एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है। तो n इक्वल टू 2 से बाहर निकालना है, n इक्वल टू 1 से बाहर नहीं निकालना है। ठीक है, n इक्वल 1 इक्वल ग्राउंड स्टेट। तो सेपरेशन एनर्जी कभी भी आती है, आपको बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करना है। बाकी इसके बच्चों रिजल्ट कैसे आएंगे? तो मैं आपसे पूछूं कि सेपरेशन एनर्जी 1 का मतलब क्या है? सेपरेशन एनर्जी 1 का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होगा कि आप इलेक्ट्रॉन्स को कहां पहुंचा रहे हो? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी मतलब ये, आपको मैंने अभी बताया था कि इन्फिनिटी की एनर्जी सबसे अधिक होती है, तो इसलिए अपन मैक्सिमम एनर्जी इन्फिनिटी माइनस क्या करेंगे अपन? इन्फिनिटी माइनस E2, इन्फिनिटी माइनस E2। आप n इक्वल टू 2 से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे हो, इन्फिनिटी पे शिफ्ट कर रहे हो। n इक्वल टू 1 से इलेक्ट्रॉन्स को नहीं निकालना है। जब भी टर्म आएगा सेपरेशन एनर्जी क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकालना है? फर्स्ट से आपको n इक्वल टू 2 से निकालना है, इन्फिनिटी पे शिफ्ट करना है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि सेपरेशन एनर्जी 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकाला गया? 2 के पास एनर्जी कम होगी, इन्फिनिटी पे एनर्जी अधिक। दो अधिक माइनस जो वैल्यू ज्यादा है वहां से एनर्जी अधिक वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू। तो इन्फिनिटी माइनस E2 अपन करेंगे। तो इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है? 0 माइनस E2। तो इस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। तो सेपरेशन एनर्जी 1 का बेसिक मतलब है कि माइनस E2। तो माइनस E2 अपन निकाल सकते हैं, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर से आंसर आपको मिल जाएगा। और इसमें E2 का मतलब है कि n की वैल्यू कितनी रखनी है? आपको 2 रखनी है। ठीक है, और जो भी एटम का नाम बोलेगा उसका एटॉमिक नंबर अपन फॉलो करेंगे और आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अपन समझ में आ रहा है? मैं आपसे बोलूं कि सेपरेशन एनर्जी 2 का मतलब क्या है? सेपरेशन एनर्जी 2, सेपरेशन एनर्जी 2 का मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जाएगा तो बच्चों इन्फिनिटी पे, बट कहां से जाएगा? यस, n इक्वल टू 3 से। तो इन्फिनिटी माइनस E3, ये जो आपका ये जो डिफरेंस निकल के आएगा, यही बच्चों डिफरेंस क्या होगा? सेपरेशन एनर्जी 2। इन्फिनिटी कितना होता है? 0, और E3 कितना होगा उसको अपन फाइंड आउट करेंगे। तो इसका रिजल्ट यहां से निकल के आता है माइनस में E3। तो माइनस E3 इज द रिजल्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ? सेपरेशन एनर्जी समझ में आया? सेपरेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है बच्चों? n इक्वल टू 2 से निकालना है, और कहां पे शिफ्ट करना है? इन्फिनिटी पे। फिर n इक्वल टू 3 से निकालना है, इन्फिनिटी पे। n इक्वल टू 4 से निकालना है, इन्फिनिटी पे। n इक्वल टू 1 से बिल्कुल भी नहीं निकालना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्साइटेड एनर्जी क्या है। तो एक्साइटेड एनर्जी की अगर बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को निकलना तो है बच्चों, बट कहां से निकालते हैं? फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब है n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 से इलेक्ट्रॉन्स को कहां पे शिफ्ट करना है? n इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है और आपको इन्फिनिटी पे शिफ्ट करना है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एक्साइटेड एनर्जी की। तो एक्साइटेड एनर्जी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अपन निकालेंगे n इक्वल टू 1 से और इन्फिनिटी पे शिफ्ट करेंगे। ये बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक, इसके बाद अपन बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूले बताए, आपको कॉन्सेप्ट बताए, उनको ध्यान रखो, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर बच्चों एक डिफरेंस आता है कि 2 डिफरेंट एनर्जीज हैं, तो उनके डिफरेंस की बात करेंगे तो डेल्टा ई निकल के आता है 2.18 इंटू 10⁻18 ब्रैकेट में 1 डिवाइड बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई n2 स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चंस इसी न्यूमेरिकल्स पे आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस एनर्जी की अगर बात करेगा तो आपको वहां पे n1 देगा, n2 देगा, बाकी वैल्यू आप जो फिक्स है तो डेल्टा ई आपकी निकल के आ सकती है। क्लियर है? यस, तो ये आपको ध्यान रखना है डिफरेंस कैसे अपन निकालते हैं। बाकी आपको पता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर
जो सीरीज बच्चों बनती है उसमें सबसे फर्स्ट सीरीज कौन सी आती है? ठीक है, फर्स्ट सीरीज कौन सी मिलेगी आपको? फर्स्ट मिलती है आपको यहाँ से लाइमन सीरीज, ठीक है। सेकेंड आपको मिलती है बाल्मर सीरीज, एंड थर्ड वन इज पाइस्टन सीरीज, ठीक है, नाम ध्यान रखो आप। एंड फोर्थ वन इज दिस इज ब्रैकेट सीरीज, एंड फिफ्थ वन इज हम्प्री सीरीज, ठीक है। तो कुछ ये सीरीज आपको अलग तरीके से देखने को मिलती हैं। फर्स्ट इज लाइमन सीरीज एंड बाल्मर सीरीज, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ये इस तरीके से। इसके अंदर जो बाल्मर सीरीज है बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी है कि जो बाल्मर सीरीज है, देखो लाइमन सीरीज बच्चों किस रेंज में आती है, किस रीजन में आती है, तो ये आती है अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर। विजुअल इसमें आप बात कर रहे हैं बाल्मर सीरीज, तो बच्चों ये दिखाई देती है विजुअल रीजन के अंदर। विजुअल रीजन में आपको कौन सी? बाल्मर सीरीज। अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर लाइमन सीरीज। नेक्स्ट पास्टन, ये भी विजुअल रीजन के अंदर। बाकी बच्चों ये दिखाई देती है आपकी इंफ्रारेड के अंदर, और ये भी सब इंफ्रारेड के अंदर। बफर्ड सीरीज भी आती है, वो भी आती है इंफ्रारेड के अंदर। तो आपको ध्यान कौन सी रखनी है? सिर्फ लाइमन एंड बाल्मर सीरीज, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। लाइमन एंड बाल्मर सीरीज। यस, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? ओके। इसके बाद एक फॉर्मूला और आता है रेडबर्ग कांस्टेंट को लेके, ठीक है। रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसको अपन कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडबर्ग कांस्टेंट की भी कैलकुलेशन आती है। रेडबर्ग कांस्टेंट के लिए मैं फॉर्मूला आपको लिख रहा हूँ, ध्यान रखो। इसमें वेव नंबर की बच्चों कैलकुलेशन होती है। तो दिस इज कॉल्ड वेव नंबर। म्यू के ऊपर बार लगा दो, वेव नंबर। वेव नंबर इज इक्वल टू होता है 1/λ इज इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। वेव नंबर को फाइंड आउट करना है या रेडबर्ग कांस्टेंट को फाइंड आउट करना है। r इज रेडबर्ग कांस्टेंट, आपको म्यू बार दे देगा, आपको लैम्डा दे सकता है, आपसे रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पूछ सकता है। z पता है, n1 पता है, n2 पता है, ये सब कुछ पता है। तो रिजल्ट आपको डायरेक्ट निकालना है। तो 1/r की एक वैल्यू भी ध्यान रख सकते हो। 1/r इक्वल टू आता है 912 एंगस्ट्रॉम। कभी कभी यूज करने को आता है, आप इसे डायरेक्टली याद रखो। या फिर बच्चों एक r की वैल्यू की बात करेंगे तो 109678 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये आर की रेडबर्ग कांस्टेंट की कुछ एक फिक्स वैल्यूज हैं, लेकिन वैल्यू बच्चों चेंज भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सारी वैल्यूज दे देगा, लैम्डा, वेव नंबर, n1 n2 दे देगा, जेड दे देगा। तो आर की वैल्यू पूछ भी सकता है। अगर आर की वैल्यू नहीं पूछ रहा है तो न्यूमेरिकल में आपको दी जाती है बहुत बार। अगर नहीं, ध्यान रहेगा। ओके, रेडबर्ग कांस्टेंट के बाद एक ही कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट से रहता है। इसका बच्चों आता है आपका स्पेक्ट्रल लाइंस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका स्पेक्ट्रल लाइंस के ऊपर, ठीक है। तो स्पेक्ट्रल लाइंस में अगर एक बच्चों कुछ फॉर्मूले हैं आपको ध्यान रखना होता है। तो ऐसे फर्स्ट फॉर्मूला आपको मिलेगा कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स कम्स फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। वो बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स ना n2 से n1 की तरफ आ रहा है। इसका मतलब दिस इज हाई एनर्जी स्टेट एंड दिस इज लो एनर्जी स्टेट। हाई एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी स्टेट में आ रहा है, तो बताओ कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आपको देखने को मिलेंगी। इसका फॉर्मूला आता है n2 माइनस n1, ब्रैकेट में n2 माइनस n1 और प्लस 1 डिवाइड बाई अपन कर देते हैं 2। तो टोटल जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो यहाँ से पता चलती है। अगर इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कहाँ से कहाँ पे आ रहा है, हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आएगा, तो इस केस में टोटल आपको कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस दिखाई देंगी, तो इसका आंसर आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो रिजल्ट ध्यान रखो आप, है ना। n1 क्या है? लोअर एनर्जी स्टेट, n2 इज हाई एनर्जी स्टेट। इस फॉर्मूले में अपन वैल्यूज लगाएंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। अगर बच्चों क्वेश्चन में ये कहता है वो कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आप बताओ, इलेक्ट्रॉन्स nth एनर्जी सेल से आ रहा है। कहां से आ रहा है? nth एनर्जी सेल से। तो वो बोलते हैं कि सेकेंड एनर्जी सेल से आ रहा है,
फिफ्थ एनर्जी सेल से आ रहा है, तो बताओ कितनी लाइंस आपको देखने को मिलेंगी, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो क्या होगा, मैं कह रहा हूँ nth एनर्जी सेल से इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है ग्राउंड स्टेट के अंदर, मतलब n=1 की तरफ आ रहा है, तो यहाँ से फिर फॉर्मूला जो बनता है वो होता है n ब्रैकेट n-1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये रिजल्ट आपको मिलता है, इसको आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो अब दो क्वेश्चन बनते हैं कि n2 से n1 के बारे में बोलेगा, हाई एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट, तो ये लगा सकते हैं। फिर बच्चों बोलेगा यहाँ से आप रख भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि n की वैल्यू यहाँ से 1, तो n1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, n2 आपका हो जाएगा कोई सा भी ऑर्बिट, इस तरीके से। अगर आप रिजल्ट लगाओ तो बच्चों यहाँ पे n1 कितना हो जाएगा 1, तो इस +1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा n2 बचेगा ना, यहाँ से n2 बचेगा, यहाँ से n2-1 बचेगा, तो रिजल्ट वही आया निकल के। तो n2-n1 ब्रैकेट में n2-n1 + 1 उसको सॉल्व करेंगे तो सेकंड रिजल्ट निकल के आता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां पे आ रहा है, nth एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट के अंदर, तो दोनों रिजल्ट क्लियर हो गए। यस, तो इसमें क्वेश्चंस आता है, बिल्कुल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप बिल्कुल डायरेक्टली इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो हम बात करते हैं, यहाँ पे बोस्ट मॉडल होता है फिनिश। अब अपन चलते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल की तरफ। ठीक है, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। एटम का जो वेव मैकेनिकल मॉडल है वो बच्चों टू डिफरेंट साइंटिस्टिक कंप्लीट होता है। फर्स्ट होता है डुअल बिहेवियर या डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहां पे बच्चों अपन पढ़ेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को या डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को अपन पढ़ने वाले हैं। और सेकंड बच्चों आता है वेव मैकेनिकल मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए आपका हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे अपन अनसर्टेनिटी को लेके, और डुअल नेचर भी अपन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस देखेंगे। तो ध्यान देना, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग लाइट बच्चों दो नेचर को शो करता है। ठीक है, लाइट जो रहता है वो टू प्रॉपर्टीज, टू नेचर को शो करेगा। इसके अंदर बच्चों फर्स्ट जो नेचर होता है इट इज कॉल्ड वेव नेचर एंड सेकंड इज कॉल्ड पार्टिकल नेचर। ठीक है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। तो डी ब्रोगली के हिसाब से इलेक्ट्रॉन बच्चों दो नेचर को शो करता है, पहला तो आपका वेव नेचर, सेकंड आपका पार्टिकल नेचर, दोनों नेचर को शो करता है। वेव नेचर को बच्चों समझना है तो हमें चलना पड़ता है इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, जो आपकी लाइट्स होती है उसको लेके एक्सप्लेन किया जाता है, मैं भी आपको डिस्प्ले भी करूंगा। तो कभी क्वेश्चन आई कि वेव नेचर का प्रूफ क्या है, तो वेव नेचर का बच्चों प्रूफ क्या है, एग्जाम्पल क्या है, तो इंटरफेरेंस, एक्टिविटी एंड डिफ्रैक्शन फिनोमेना। तो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन जो पैटर्न देखने को मिलते हैं, दीज आर द एग्जांपल ऑफ वेव नेचर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर को होल्ड कर रहा है, वेव की तरह बच्चों मूव कर रहा है, इस तरीके साइन कोसाइन वेव में मूव कर रहा है। तो कहां से डिफाइन होगा, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न से। पार्टिकल नेचर को बच्चों समझना है तो फिर फोटोन की तरफ अपन शिफ्ट करते हैं। कहां शिफ्ट करेंगे, फोटोन की साइड में। अरे समझ में आ रहा है, मैं बेसिक अगर आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे क्रिकेट बॉल बच्चों थ्रो की जा रही है, ठीक है, 140 की स्पीड से, 140 किलोमीटर पर सेकेंड, तो आपको क्रिकेट बॉल दिखाई देती है एग्जैक्टली। तो क्रिकेट बॉल बच्चों मूव तो कर रही है, उसके पास वेवलेंथ है, उसकी अपनी स्पीड है, वेलोसिटी है, बट आपको वो दिख भी रही है, उसका मास भी डिफाइन हो रहा है। तो जो क्रिकेट बॉल है वो दिखाई दे रही है, मतलब उसमें आपका पार्टिकल नेचर कर रहा है डोमिनेंट एज कम्पेयर टू वेव नेचर। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं या जितनी भी आप वेव्स के बारे में देखते हो, क्या वेव्स आपको दिखाई देती है, नहीं। तो एग्जैक्टली वेव नहीं दिखाई देती, मतलब उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, इतनी स्पीड ज्यादा है कि उसका जो पार्टिकल नेचर है, जो मास नेचर है, वो आपका डोमिनेट नहीं कर रहा है, सिर्फ वेव नेचर कर रहा है डोमिनेंट। तो हमें बच्चों ऐसे पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना है जो दोनों नेचर को शो करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गया, प्रोटॉन्स हो गया, न्यूट्रॉन्स हो गया, अल्फा पार्टिकल्स हो गए, मतलब ऐसे पार्टिकल्स जो वेव नेचर भी होल्ड करते हो और पार्टिकल नेचर भी होल्ड करते हो। दीज आर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल्स। तो हमें उनके बारे में यहाँ पे स्टडी करनी है। हमें ऐसे ऑब्जेक्ट पे स्टडी नहीं करनी है जो सिर्फ वेव नेचर होल्ड करते हो, जो सिर्फ पार्टिकल नेचर होल्ड कर, हमें ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है जो दोनों नेचर को शो करेंगे। समझ में आ गया? यस। अब अपन बात करते हैं कि बच्चों जो पार्टिकल नेचर के बारे में अपन जो स्टडी कर रहे हैं, तो पार्टिकल नेचर को अगर आपको समझना है तो हमारे पास बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, E = mc², और एक होता है E = h/ν। अब ध्यान देना कि भाई पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करना है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो E = hν या E = mc²। तो यहाँ से हम फॉलो करेंगे E = mc²। ठीक है, और जब वेव नेचर की बात करेंगे तो E = h/ν।
ये दो हम एनर्जी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एक ऐसा एनर्जी का फॉर्मूला जहाँ पे E इक्वल टू एच न्यू आ रहा है, वहाँ पे न्यू बच्चों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को। तो जो वेव है बच्चों फ्रीक्वेंसी पैरामीटर को रिप्रेजेंट करता है। इस फॉर्मूले से बच्चों क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ आपको वेव नेचर। यहाँ पे क्या मास, मास बच्चों डिफाइन कर रहा है, मतलब ये फॉर्मूला किसके लिए होगा, पार्टिकल नेचर के लिए। हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो एच न्यू इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। अरे समझ में आ रहा है, हम दोनों को एक साथ इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से रिजल्ट हमारा क्या निकल के आएगा, तो यहाँ से हम म्यू निकाल सकते हैं। तो म्यू इक्वल टू बच्चों बन जाएगा एच डिवाइड बाई एम इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई यहाँ से एच डिवाइड बाई एम इंटू सी स्क्वायर। सी इज स्पीड ऑफ लाइट। हो सकता है बच्चों स्पीड ऑफ लाइट से कोई ऑब्जेक्ट मूव ना कर रहा हो, तो यहाँ से म्यू इक्वल टू हो जाएगा एच डिवाइड बाई एम इंटू बी स्क्वायर। हम ये भी लिख सकते हैं एम इंटू बी स्क्वायर। एक ये रिजल्ट आया, एक ये रिजल्ट आया। हमने दोनों रिजल्ट को कैसे निकाला, हमने दोनों एनर्जी को बच्चों रिलेट किया है कि वेव नेचर को अगर डिफाइन करना है तो E इक्वल टू एच न्यू लगाना पड़ेगा एनर्जी, और पार्टिकल नेचर को डिफाइन करना है तो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर लगाना है। बाकी अपन इन दोनों को करते हैं रिलेट। अरे समझ में आ रहा है, यस। इसके बाद बच्चों यहाँ से आपका रिजल्ट आता है कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू आ जाता है एच डिवाइड बाई पी, ठीक है। ताकि इसको और सिंप्लीफाई करें तो h इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू एच डिवाइड बाई एम इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बनते हैं आपके फॉर्मूले, जहां से आप देख सकते हो कि बच्चों मास अगर इंक्रीज करेगा तो वेवलेंथ क्या करेगी, डिक्रीज। अगर वेलोसिटी अगर इंक्रीज करती है तो वेवलेंथ क्या करेगी, डिक्रीज। अगर m इंटू बी दोनों, m इंटू बी अगर दोनों बच्चों इंक्रीज करते हैं तो वेवलेंथ करेगी आपकी डिक्रीज। अगर बच्चों पी पी मोमेंटम पूरा इंक्रीज कर रहा है ऑब्वियसली, तो लैम्डा करेगा आपका डिक्रीज। ये बेसिक से आपके पॉइंट्स हैं जिनको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, समझ में आ रहा है। बाकी एक केस बच्चों यहाँ से ये बनता है कि कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जिसके पास काइनेटिक एनर्जी, कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है जिसके पास बच्चों काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं अपन के है, तो उसका रिजल्ट फिर यहाँ से क्या बनता है। तो पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो ना सभी को। अभी मैं इसको नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ से आपका बन जाएगा m इंटू के, मैं के से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इक्वल टू ये बनेगा 1/2 m स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। हमने क्या किया बच्चों, काइनेटिक एनर्जी कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है जिसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपकी है। तो देखते हैं लैम्डा आपका किस तरीके से डिफाइन होगा, है ना, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हमने कहा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। हमने m का मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दिया, m इंटू के इधर भी ये कर दिया। तो पता है कि एम स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर अपन लिख सकते हैं। तो दिस इज पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो एम इंटू के इक्वल टू आपको मिल गया ये रिजल्ट, जहां से आप लिख सकते हो, यहाँ से आप ये वैल्यू उठाओ और इसकी तरफ आप लेके आ जाओ जहाँ पे पी आपको दिखाई दे रहा है। तो लैम्डा इक्वल टू होता है एच बाई पी, एच बाई एम बी। तो ये बन जाएगा एच डिवाइड बाई अंडर रूट 2 इंटू एम इंटू के इज काइनेटिक एनर्जी। तो वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी समझ में आया। वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर आता है तो आप यहाँ से बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम बी, बिल्कुल इजी है। काइनेटिक एनर्जी की टर्म में आता है तो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। एक केस और आता है कि मान लो बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है, या मैं ऐसे बोलता हूँ कि कोई एक चार्ज पार्टिकल है, वो बच्चों हो रहा है एक्सेलरेटेड बी पोटेंशियल से। कोई एक चार्ज पार्टिकल है, अगर वो बच्चों हो रहा है एक्सेलरेट, उसके पास पोटेंशियल कितना है, बी पोटेंशियल, या पोटेंशियल डिफरेंस आपका बी है, तो फिर आपका वेवलेंथ क्या होता है। तो वहां से आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी चार्ज एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स की, वो हो जाती है क्यू इंटू बी, उसका चार्ज इंटू पोटेंशियल, उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू होता है हमारे पास पी, लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम बी। तो एच बाई एम बी से अपन लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी बच्चों यहाँ से मिल गई एच डिवाइड बाई अंडर रूट 2 इंटू एम क्यू इंटू बी। तो इस तरीके से वेवलेंथ के बच्चों तीन बनते हैं फॉर्मूले, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अगर क्वेश्चन में आपको मोमेंटम दिया है तो इसको लगा दो, अगर क्वेश्चन में मास और वेलोसिटी दिया है तो भी इसको फॉलो कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो सेकंड को फॉलो करो। क्वेश्चन में आपको चार्ज और वेलोसिटी दे रखा है तो आप थर्ड को फॉलो कर सकते हो। यस, ये क्लियर हुआ यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट अपन कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे।
जहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है। बोर थ्योरी के अंदर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, मतलब हम जो बात करेंगे वो बोर थ्योरी प्लस डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, इन दोनों को लेके एक साथ। तो इनका एक रिजल्ट है बच्चों की 2 पाई r इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा। ये क्या डिफाइन होता है, जैसे सर्कुलर पाथ में कोई इलेक्ट्रॉन्स बच्चों मूव कर रहा है वेव नेचर में, तो वेव नेचर का मतलब कुछ इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन है कि इसका जो सरकमफ्रेंस है 2 पाई r, ये क्या आता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ n इंटू लैम्डा अपन लिख सकते हैं, ठीक है। n यहाँ पे क्या ऑर्बिट नंबर है, n इज ऑर्बिट नंबर। अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे n की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, तो कैसे डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे टोटल वेव कितनी बन रही है। एक वेव भी हो जाएगी, एक वेव यहाँ से यहाँ, एक वेव ये, और एक आपकी लास्ट वेव ये, टोटल आपका n इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, ठीक है। इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका रिजल्ट हो जाएगा 2 पाई r इज इक्वल टू n, लैम्डा बराबर ने क्या बढ़ाता है h बाई p, ठीक है। p का मतलब होता है m इंटू बी, तो यहाँ से रिजल्ट आएगा m इंटू बी इंटू आर इज इक्वल टू ns डिवाइड बाई 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ से आप ये रिजल्ट ध्यान रख सकते हो कि एम्बियर इज इक्वल टू ns डिवाइड बाई 2 पाई। क्लियर हुआ सभी को? तो बोर एटॉमिक मॉडल और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का जो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट आपको ध्यान रखना है दोनों का, कि एम्बियर इज इक्वल टू ns डिवाइड बाई 2 पाई। इस पे भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट पर बात करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बच्चों क्या है कि मैं स्टेट करता हूँ, स्टेट दैट वी कैन नॉट मेजर एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम। मतलब आप एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते हो, ठीक है, एंड एग्जैक्ट मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब बच्चों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वेलोसिटी को, ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी को लेके अपन बात कर रहे हैं। किसी भी मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स बच्चों अगर मूव कर रहा है किसी भी ऑर्बिट में, तो हाइजेनबर्ग ने कहा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के अंदर अगर बच्चों मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसकी आप दोनों चीजें एक साथ नहीं बता सकते हो। आप पोजीशन बता सकते हो तो वेलोसिटी नहीं बता सकते, मोमेंटम नहीं बता सकते। अगर मोमेंटम बता सकते हो वेलोसिटी, तो फिर पोजीशन नहीं बता सकते हो। दोनों को एक साथ आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, ये कहना था आपके हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। समझ में आ रहा है? तो हाइजेनबर्ग के हिसाब से पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों को एक साथ आप नहीं बता सकते हो। बिकॉज क्यों नहीं बता सकते हो? क्योंकि अगर आप पोजीशन बताते हो तो आपकी मोमेंटम डिफाइन नहीं होगा। उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस तरीके से। जैसे बच्चों मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ से यहाँ तक है। ध्यान देना, इसके ऊपर बच्चों बोलते हैं लैम्डा, और यही लैम्डा क्या है, डेल्टा एक्स, ठीक है। सपोज मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की बच्चों प्रोबेबिलिटी इस एरिया से यहाँ तक है। अगर अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है कि उसकी काफी स्लोली मूव कर रहा है वो, काफी। देखो आप क्या कर रहे हो, आप डेल्टा एक्स को, तो अगर आप डेल्टा एक्स को फाइंड कर रहे हो, वेवलेंथ को डिफाइन कर रहे हो, काफी स्लो होगी। तो आप अगर वेलोसिटी को एग्जैक्ट नहीं बता सकते। अगर वही ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वो काफी तेजी से मूव कर रहा है, मतलब वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम डोमिनेट कर रही है, तो पोजीशन नहीं बता सकते। तो क्या होगा, ये डेल्टा एक्स को सॉर्ट करना पड़ेगा इधर से, दोनों साइड से अपन सॉर्ट करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, पोजीशन काफी कम हो जाएगी। पोजीशन कम तो उसकी वेलोसिटी काफी ज्यादा। तो मतलब बेसिक बात यही है कि आप हाइजेनबर्ग के हिसाब से पोजीशन और मोमेंटम या वेलोसिटी को एक साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। क्लियर हो गया सभी को ये पॉइंट? यस। तो इसका एक रिजल्ट आपका आता है, वो रिजल्ट आप बस ध्यान रखो। स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया है। रिजल्ट बच्चों आता है डेल्टा एक्स, वही लैम्डा जो मैंने बताया, पोजीशन, चेंज इन पोजीशन है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेल्टा पी का मतलब है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ये आपको मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू एच डिवाइड बाई 4 पाई। ठीक है ना, इस रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन बच्चों वेलोसिटी को ले लेगा, तो फिर डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एम इंटू डेल्टा बी, तो आप डेल्टा बी यहाँ पे रखो, ग्रेटर देन इक्वल टू एच डिवाइड बाई 4 पाई एम। तो डेल्टा बी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो ये दोनों रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। इस पे क्वेश्चन आएगा, आप बिल्कुल कर सकते हो, इनइक्वलिटी बनेगी और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बचे हैं आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, डिफरेंट क्वांटम नंबर्स, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल, मैग्नेटिक एंड आपका स्पिन क्वांटम नंबर। इसको पढ़ेंगे अपन
जब कल का सेशन होगा उसके अंदर, तो कल आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो जाएगा फिनिश। थैंक यू।